गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की एग्रीकल्चर, जिसमें अपना लेसन चल रहा था पशुधन का सामान्य प्रबंधन। तीसरा पार्ट है ये हमारा। पिछली क्लास में अपन ने मादा जननांग के बारे में स्टार्ट किया था। नर जननांग की पूरी चर्चा कर ली थी, अपन ने देख लिया था। मादा जननांग के बारे में अपन ने पढ़ा था और मादा जनन अंगों को दो भागों में, प्राथमिक अंग जो अंडाशय या डिंब वाहिनियां होती है वो अपन ने पढ़ा था, ठीक है। फिर द्वितीय अंग में देखे डिंब ग्रंथियां होती है, प्राथमिक अंग जो अंडाशय व डिंब ग्रंथियां। द्वितीय अंगों में देखिए डिंब वाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि, भग, ये होते हैं। इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो पहला कल अपन ने पढ़ा था डिंब ग्रंथियां। अब डिंब वाहिनी की चर्चा करते हैं। डिंब वाहिनी क्या होती है, क्या काम आती है। तो देखिए, दूसरा है डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनियां, ठीक है। डिंब वाहिनियां या डिंब वाहिनी, ठीक है। यह क्या करती है, डिंब ग्रंथि व गर्भाशय के बीच संपर्क का कार्य करती है, ठीक है। गर्भाशय को किससे जोड़ती है, डिंब ग्रंथियों से या अंडाशय से जोड़ती है। यह डिंब ग्रंथि व गर्भाशय के बीच संपर्क का कार्य करती है, संपर्क का कार्य करती है, ठीक है। यह डिंब ग्रंथि व अंडाशय के बीच संपर्क का कार्य करते हैं। इनके सिरों पर पंख जैसे कीप होते हैं। पंख, एकदम पंख जैसे कीप या कीमा, जिसे अपन नॉर्मल भाषा में कहते हैं, वैसा इसका इनके सिरे होते हैं, ठीक है। इनके डिंब वाहिनी के इनके सिरों पर पंख जैसे कीप होते हैं, कीप होते हैं। पंख जैसे क्या होते हैं, कीप होते हैं, ठीक है। जब डिंब ग्रंथि से डिंब निकलता है, डिंब ग्रंथियों से डिंब या अपन कह सकते हैं अंडाशय से अंडाणु निकलता है, डिंब निकलता है, तो कीप द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इसी कीप द्वारा क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। जब डिंब ग्रंथियों से डिंब निकलता है, डिंब निकलता है, तो कीप द्वारा ग्रहण, कीप द्वारा क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। कीप द्वारा क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। देखिए, गाय में जो निषेचन पुटन नलिका में होता है, ये पुटन नलिका, मनुष्य में किसमें होता है, फैलोपियन नलिका में होता है। गाय में निषेचन होता है पुटन नलिका में होता है, तथा निषेचित डिंब क्या होता है, धीरे धीरे गर्भाशय में पहुंचता है। अर्थात गर्भाशय, जो डिंब ग्रंथियों से डिंब निकलता है और गर्भाशय, अर्थात डिंब ग्रंथियों और गर्भाशय के बीच क्या करती है, डिंब वाहिनियां संपर्क का कार्य करती है। तो गर्भाशय में इसका संपर्क नहीं होता। जब वह डिंब ग्रंथियों से निकल चुका और गर्भाशय में आ रहा हो, तो एक नलिका होती है पुटन नलिका गाय में, वहां पर क्या होता है, निषेचन होता है, ठीक है। और उस निषेचन जो डिंब होता है, निषेचन होने के बाद डिंब क्या करता है, धीरे धीरे गर्भाशय में पहुंचता है, ठीक है। गाय में निषेचन, गाय में निषेचन कहाँ होता है, पुटन नलिका में, पुटन नलिका में होता है, पुटन नलिका में होता है, ठीक है। तथा निषेचित डिंब धीरे धीरे कहां पहुंचता है, गर्भाशय में पहुंचता है, तथा निषेचित डिंब धीरे धीरे गर्भाशय में पहुंचता है,
धीरे धीरे क्या कहाँ पहुंचता है, ये गर्भाशय में पहुंचता है। ठीक है, फिर देखिए गर्भाशय की चर्चा कर लेते हैं। तीसरा जो मादा जननांग है गर्भाशय, उसकी चर्चा कर लेते हैं। गर्भाशय क्या होता है? गर्भाशय देखिए, गर्भाशय में जो अंदर वाली परत होती है, परत से गर्भावस्था के समय, अब गर्भाशय क्या होता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है पेटिका पर। ठीक है, तो गर्भाशय में क्या होता है, गर्भाशय की जो अंदर वाली परत होती है वो गर्भावस्था में के समय क्या करती है, गर्भाशय ग्रंथियों द्वारा एक द्रव निकलता है जो गर्भाशय दुग्ध कहलाता है। ठीक है, गर्भाशय निषेचित डिंब को धारण करने का कार्य करता है। निषेचित गर्भाशय क्या करता है, जो डिंब हुआ पुटन नलिका में, जिस डिंब का क्या हुआ निषेचन हुआ है, उसको धारण करने का कार्य करता है। ठीक है, आगे देखिए गर्भाशय के अंदर वाली जो परत होती है, गर्भाशय के अंदर वाली परत, गर्भाशय के अंदर वाली परत से गर्भावस्था के समय गर्भाशय ग्रंथियों द्वारा गर्भाशय ग्रंथियों द्वारा क्या होता है, द्वारा एक द्रव निकलता है, जिसे द्वारा एक द्रव निकलता है जिसे गर्भाशय दुग्ध कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं अपन, गर्भाशय का दुग्ध या दूध कहते हैं। ठीक है, ये गर्भाशय दुग्ध क्या करता है, पोषण का कार्य करता है। जो निषेचित डिंब होता है फिर भ्रूण बनता है, उसके पोषण का कार्य करता है शुरुआती काल में। ठीक है, फिर देखिए गर्भाशय ग्रीवा आती है। गर्भाशय अगला जो भाग है वो है गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा क्या करती है, तो देखिए गर्भाशय तथा योनि के मध्य का भाग होता है। ये क्या होता है, गर्भाशय तथा योनि के मध्य का भाग होता है। यह गर्भाशय तथा योनि के मध्य का भाग होता है। गर्भाशय तथा योनि के क्या होता है, ये मध्य का भाग होता है। ठीक है, गाय जब गर्मी में हो, ठीक है, या बच्चा देने के समय गर्भाशय ग्रीवा का मुंह खुल जाता है। गाय जब किस में हो, गर्मी में हो या पाले में हो। ठीक है, गाय जब गर्मी में हो या बच्चे देने के समय, या जब बच्चे देने का समय मतलब प्रसव के समय गर्भाशय ग्रीवा खुल जाता है, अन्यथा क्या रहता है, बंद रहती है। गाय जब गर्मी में हो या प्रसव के समय गर्भाशय ग्रीवा खुल जाती है, अन्यथा यह बंद रहती है। अन्यथा ये बंद रहती हैं। जब गर्मी में हो, गाय गर्मी में आ गई हो, या फिर कह सकते हैं कि प्रसव का समय हो गया, तब यह गर्भाशय ग्रीवा खुलती है। बाकी तो ये क्या रहती है, हमेशा बंद ही रहती है। ठीक है, गाय में जो ग्रीवा की लंबाई 4 इंच और व्यास क्या होता है, 1 इंच का होता है। गाय में जो ग्रीवा की लंबाई होती है वो 4 इंच की होती है और व्यास क्या होता है, 1 इंच होता है। इसका व्यास 1 इंच होता है। गाय में ग्रीवा की लंबाई 4 इंच तथा व्यास 1 इंच होता है।
1 इंच होता है इसका व्यास और लंबाई कितनी होती है 4 इंच। इसके द्वारा क्या होता है शुक्राणु गर्भाशय तक पहुंचते हैं। इसके द्वारा शुक्राणु गर्भाशय तक पहुंचते हैं, अपन कह सकते हैं कि ये शुक्राणु का गर्भाशय तक पहुंचने का मार्ग होता है। इसके द्वारा शुक्राणु गर्भाशय तक पहुंचते हैं। इसके द्वारा क्या होता है शुक्राणु गर्भाशय तक पहुंचते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो पार्ट है वो योनि, 5वां जो पार्ट है वो है योनि। मादा जनांग में पढ़ रहे हैं योनि, ठीक है। योनि क्या होती है, नलिकाकार अंग है। ये योनि जो है वो एक नलिकाकार अंग होता है जो गर्भाशय को भग से जोड़ती है। जो गर्भाशय को किससे जोड़ता है, भग से जोड़ती है। यह एक नलिकाकार अंग है जो गर्भाशय को गर्भाशय को भग से जोड़ती है। गर्भाशय को किससे जोड़ती है, भग से जोड़ती है। सांड द्वारा मैथुन के समय जो वीर्य इसी में छोड़ा जाता है। सांड जब गाय के साथ मैथुन क्रिया करता है तो अपना वीर्य योनि में ही छोड़ता है, ठीक है। सांड द्वारा मैथुन के समय वीर्य योनि में छोड़ा जाता है, योनि में छोड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे चर्चा करते हैं अपन। इसके अतिरिक्त प्रसव के समय क्या होता है, बच्चा भी इसी मार्ग से आता है, इसी मार्ग से बाहर आता है, ठीक है। प्रसव के समय बच्चा या बछड़ा जो होता है, बच्चा भी इसी मार्ग से बाहर आता है। बच्चा भी क्या होता है, इसी मार्ग से बाहर आता है, ठीक है। फिर देखिए आखिरी जो मादा जनांग है वो है हमारा भग। भग के बारे में कुछ ज्यादा खास बात नहीं है, बस एक ही लाइन है भग के बारे में कि मादा जनन पथ का सबसे जो बाहर वाला ये भाग होता है, बाहर खुलने वाला जो भाग होता है वो भग कहलाता है। मादा जनन तंत्र का सबसे बाहर खुलने वाला भाग है। मादा जनन तंत्र का सबसे बाहर खुलने वाला ये भाग है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, फिर है प्रजनन की विधियां। प्रजनन की विधियां 2 प्रकार की हैं, तो प्राकृतिक प्रजनन और एक होता है कृत्रिम प्रजनन, ठीक है। तो प्रजनन की विधियां, तो प्रजनन की विधियों की अगर अपन चर्चा करें तो 2 प्रकार का होता है। एक तो हमारा प्राकृतिक प्रजनन, एक होता है प्राकृतिक प्रजनन, एक होता है कृत्रिम प्रजनन, दूसरा होता है हमारा कृत्रिम या गर्भाधान विधि, दूसरा है हमारा कृत्रिम या गर्भाधान विधि। अब देखिए इसका क्या होता है, दोनों की अगर चर्चा करें अपन तो देखिए इस प्रकार से इसको अंतर के रूप में अपन ले लेते हैं। तो देखिए प्राकृतिक में क्या होता है, इसमें प्रकृति नर व मादा पशुओं को योग्य बनाती है, ठीक है। नर व मादा पशु को क्या प्रकृति अपने आप योग्य बनाती है एवं चेतना उत्पन्न करती है। और क्या करती है, चेतना उत्पन्न करती है। उन्हीं के अंदर वो जब इसके लायक हो जाते हैं, प्रकृति इसके जो गाय और सांड दोनों इसके योग्य हो जाते हैं प्रजनन क्रिया के, तब उनमें चेतना उत्पन्न होती है, ठीक है। इसमें
प्रकृति पशुओं को इसके योग्य बनाती है तथा चेतना उत्पन्न करती है। चेतना उत्पन्न करती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, ये दोनों आपस में संभोग, समागम्य या समागम्य कह सकते हैं अपन, समागम या संभोग करके नया जीव उत्पन्न कर सके। चेतना उत्पन्न करती है जिससे दोनों पशु आपस में संभोग या समागम करके नया जीव उत्पन्न कर सके, नया जीव उत्पन्न कर सके। ये प्राकृतिक में होता है, ठीक है। दोनों पशु योग्य बनते हैं और फिर उनमें चेतना या एक्साइटमेंट आती है, जिसके कारण वो एक दूसरे के करीब आकर समागम या संभोग करते हैं और नया जीव उत्पन्न करते हैं। इसके द्वारा सभी श्रेणी के पशु करते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि प्राकृतिक रूप से फिक्स जंतु ही करते हैं, नहीं। सभी प्रकार के जो पशु होते हैं वो क्या करते हैं, इसके द्वारा प्रजनन करते हैं। इसके द्वारा सभी श्रेणी के पशु, सभी श्रेणी के क्या करते हैं, पशु प्रजनन करते हैं। पशु प्रजनन करते हैं, सभी श्रेणी के पशु क्या करते हैं, इसके द्वारा प्रजनन करते हैं, ठीक है। फिर देखिए, ये तो प्राकृतिक हो गया। अब कृत्रिम में क्या होता है, इसमें कृत्रिम में क्या करते हैं, नर पशु का वीर्य प्राप्त करते हैं। नर पशु का जो वीर्य प्राप्त करके मादा के ऋतुकाल आने पर, ठीक है, एक विशेष प्रकार की पिचकारी के द्वारा वीर्य को मादा की जनन ग्रंथि में या जननेंद्रिय में पहुंचाना कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। इसमें क्या करते हैं, नर पशु का वीर्य प्राप्त करके, इसमें देखें, नर पशु का वीर्य प्राप्त करके मादा के ऋतुकाल में आने पर, मादा के ऋतुकाल में आने पर, मादा के ऋतुकाल में आने पर विशेष प्रकार की पिचकारी के द्वारा आने पर, विशेष प्रकार की पिचकारी के द्वारा, विशेष प्रकार की पिचकारी के द्वारा वीर्य को मादा की योनि या जननेंद्रिय में पहुंचाना। पिचकारी के द्वारा वीर्य को मादा की जननेंद्रिय में पहुंचाना कृत्रिम गर्भाधान या प्रजनन कहलाता है, ठीक है। ये प्रजनन की दो विधियां होती है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम गर्भाधान विधि, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें आप इसका। आगे देखिए, चर्चा करते हैं अपन, इसको आगे बढ़ाते हैं।
आगे अपन देखिए चर्चा करते हैं। तो इसकी आगे देखिए कृत्रिम गर्भाधान के बारे में अपन चर्चा करते हैं और अच्छे से, ठीक है। ये कृत्रिम गर्भाधान और नॉर्मल उनका अंतर हो गया, जानकारी हमने प्राप्त कर ली है जी। अब कृत्रिम गर्भाधान को अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे। डिटेल में देखिए गर्भाधान, सॉरी, कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान देखिए के लाभ क्या क्या है। अब कृत्रिम गर्भाधान कराने के लाभ क्या क्या है वो अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान के लाभ क्या क्या है, तो प्राकृतिक प्रजनन की तुलना में अधिक गर्भाधान होता है। प्राकृतिक प्रजनन की तुलना में क्या होता है, ये अधिक गर्भाधान कराया जा सकता है, अधिक गायों का गर्भाधान करवाया जा सकता है। प्राकृतिक रूप में तो हमें क्या होता है पता नहीं, फिक्स सांड द्वारा जो मैथुन क्रिया से वीर्य अंदर डाला गया है मादा के अंदर, वो क्या पता निषेचित हुआ उससे डिंब या नहीं, ठीक है। पहला है प्राकृतिक प्रजनन की तुलना में, प्राकृतिक प्रजनन की तुलना में, प्राकृतिक प्रजनन की तुलना में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा, तुलना में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा अधिक गायों को गर्भित कराई जा सकता है, द्वारा अधिक गायों को गर्भित किया जा सकता है। अधिक गायों को क्या कर सकते हैं, गर्भित कर सकते हैं, ठीक है। वीर्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से ले जाया जा सकता है। सांड को ले जाना मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक गांव से दूसरे गांव में सांड को ले जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सांड का वीर्य अपन एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से ले जाया जा सकता है। वीर्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से ले जाया जा सकता है। सुगमता से क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, अपन आराम से ले जा सकते हैं। देखिए उत्तम नस्ल के जो सांड न होने पर वहां उनका वीर्य का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जहां पर अब हर एक जगह तो उत्तम नस्ल के सांड हर जगह तो पाए नहीं जा सकते, तो जहां उत्तम नस्ल के सांड उपलब्ध ना हो वहां पर क्या कर सकते हैं, हम उनके वीर्य का उपयोग कर सकते हैं। उत्तम नस्ल के सांड न होने पर वहां उनके वीर्य का उपयोग कर सकते हैं, वहां उनके वीर्य का उपयोग कर सकते हैं। उनके वीर्य का क्या कर सकते हैं, अपन उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चौथा देखिए कृत्रिम रूप से पशु सुधार करने पर थोड़े सांडों द्वारा ही काम चल सकता है। बहुत कम सांड द्वारा भी हम कृत्रिम रूप से जो पशु की नस्ल सुधार होता है, पशु नस्ल सुधार करने का कार्य कर सकते हैं। कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से पशु नस्ल सुधार का कार्य थोड़े सांडों द्वारा ही कर सकते हैं। थोड़े सांडों द्वारा ही क्या कर सकते हैं, कृत्रिम रूप से नस्ल सुधार का कार्य कर सकते हैं, ठीक है।
इसके प्रशिक्षित सांड का प्रयोग होने के कारण मादाओं को जननेंद्रिय रोग होने की आशंका नहीं होती है। अब इसमें हर किसी सांड से तो लिया नहीं जाता है, हर किसी सांड से तो वीर्य उनका प्राप्त किया नहीं जाता है कृत्रिम रूप से गर्भाधान विधि में, ठीक है। इसमें जो प्रशिक्षित सांड होते हैं, जो अच्छे सांड होते हैं, अच्छी क्वालिटी के नस्ल के सांड होते हैं, जिनमें किसी प्रकार का रोग नहीं होता, तो वैसा वीर्य अपन मादा की जननेंद्रियों में डालते हैं, तो मादा की जननेंद्रियों में भी कोई भी रोग की आशंका नहीं होती है। इसमें प्रशिक्षित सांडों का प्रयोग होने के कारण मादा जननेंद्रियों मादाओं की जननेंद्रियों में रोग होने की आशंका नहीं रहती है। रोग होने की आशंका बिल्कुल ही नहीं रहती है, ठीक है। इससे बड़े सांडों का वीर्य छोटी गाय पर प्रयोग में लाया जा सकता है। जो गाय छोटी होती है उन पर बड़े सांड का वीर्य भी प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। इसमें बड़े सांडों का वीर्य छोटी गाय पर प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। जो गाय लूली लंगड़ी का या चोट इत्यादि लग जाने से प्राकृतिक संभोग के लिए अयोग्य होती है, जो गाय लूली लंगड़ी हो जाती है, टांग वांग टूट जाती है, या चोट लगने से क्या होता है, वो प्राकृतिक संभोग के लिए अयोग्य होती हैं, उन्हें भी गर्भित करके बच्चे लिए जा सकते हैं, उन्हें भी गर्भित कर सकते हैं। जो गाय लूली लंगड़ी या चोट आदि लगने से प्राकृतिक संभोग के लिए अयोग्य हो गई हैं, उनसे भी क्या कर सकते हैं, उन्हें भी गर्भित करके बच्चे लिए जा सकते हैं, उन्हें भी गर्भित करके बच्चे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस विधि द्वारा देखिए प्रजनन संबंधित पूर्ण लेखा जोखा रखा जा सकता है, ठीक है। इस विधि द्वारा प्रजनन संबंधी पूर्ण लेखा जोखा रखा जा सकता है, ठीक है। विदेशों से भी अपन क्या कर सकते हैं, श्रेष्ठ एवं चयनित सांडों का वीर्य आयात कर प्रयोग कर सकते हैं। विदेशों से अब सांडों उठाकर अपने शहर में या अपने देश में लाया नहीं जा सकता, तो उनका वीर्य कृत्रिम गर्भाधान के लिए उनका वीर्य विदेशों के जो बेहतरीन और अच्छे सांड होते हैं, श्रेष्ठ और चयनित सांडों का वीर्य आयात कर प्रयोग में लाया जा सकता है। देखिए, विदेशों से भी श्रेष्ठ
व चयनित सांडों का वीर्य आयात करके उपयोग में लाया जा सकता है, उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है। 10वां, और क्या लाभ है कृत्रिम गर्भाधान का, और क्या लाभ है? पशुपालक को सांड रखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सांड रखने के लिए, उनको पालने के लिए अलग अलग उनको खाने का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन कृत्रिम गर्भाधान में सांड रखने की ही जरूरत नहीं होती है। पशुपालक को इसमें सांड रखने की आवश्यकता नहीं होती है। पशु पालक को सांड रखने की आवश्यकता नहीं होती है। पशुपालक को सांड रखने की क्या होती है? आवश्यकता ही नहीं होती है। ठीक है, सांड रखने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे अपन देखेंगे। तो ये हमारे हो गया है पूरा, क्या पूरा हुआ है? ये हमारे कृत्रिम गर्भाधान के लाभ पूरे हो गए हैं। ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान के लाभ पूरे हो गए हैं हमारे। ठीक है, अब चर्चा करते हैं अपन आगे इसकी। कृत्रिम गर्भाधान के दोष क्या क्या हैं? ठीक है, आगे अपन चर्चा करते हैं कृत्रिम गर्भाधान के दोष। कृत्रिम गर्भाधान के दोष क्या क्या है? तो पहला दोष देखिए, इसमें प्रशिक्षित तो अनुभवी व्यक्ति चाहिए होता है। अब वीर्य को मादा की जननेंद्रियों में पहुंचाना है, तो फिर हर कोई ऐसे तो आया नहीं कि कोई भी रास्ते से उठ के आ गया और वो उसको अंदर डाल देगा। सही समय पर सही जगह पहुंचाना पड़ता है, और इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो इसमें प्रशिक्षित व अनुभवी व्यक्ति चाहिए होते हैं। इसमें पहला है, इसमें प्रशिक्षित व अनुभवी व्यक्ति चाहिए होते हैं। प्रशिक्षित व अनुभवी व्यक्ति चाहिए होते हैं, हर कोई आगे नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरा है, इसमें पशु को गर्भित कराने में समय और साधन अधिक चाहिए होता है। समय भी अधिक चाहिए होता है और साधन भी अधिक चाहिए होता है। इसमें पशु को गर्भित कराने में समय व साधन अधिक चाहिए, समय व साधन अधिक चाहिए होता है। ठीक है, कृत्रिम योनि मूल्यवान होती है। जो कृत्रिम योनि होती है वो मूल्यवान होती है। अब सांड का वीर्य तो हमने प्राप्त कर लिया, तो उसको रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कृत्रिम योनि की आवश्यकता होती है, वो बहुत मूल्यवान होती है। कृत्रिम योनि मूल्यवान होती है। एक तो मादा के गर्भ में वीर्य को सेचित किया जाता है, मादा का जो डिंब होता है वो भी बाहर निकाल दिया जाता है, कि वीर्य, सांड का वीर्य भी ले लिया जाता है, और उसको एक कृत्रिम योनि में रखा जाता है और परीक्षण किया जाता है कैसे वो आपस में क्रिया कर रहे हैं। जब आपस में क्रिया कर देते हैं और उनमें निषेचन क्रिया हो जाती है, तब उसको जो भी जाइगोट या ह्यूमनस बनता है उसको वापस मादा की योनि, मादा के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। तो ये वीर्य कृत्रिम रूप से गर्भाधान करने के लिए, कृत्रिम निषेचन करवाने के लिए जो डिंब और वीर्य को रखने के लिए जो कृत्रिम योनि होती है वो बहुत ही मूल्यवान, बहुत महंगी होती है। ठीक है, अब देखिए कृत्रिम गर्भाधान के चरण कौन कौन से हैं? कृत्रिम गर्भाधान के चरण चर्चा करते हैं। इन चरणों के बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन चरण सिर्फ अपन एक ही पढ़ेंगे, बाकी सिर्फ चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला चरण होता है वीर्य का एकत्रित
करना। सबसे पहला कृत्रिम गर्भाधान का क्या चरण है? वीर्य को एकत्रित करना। पहला चरण कहता है वीर्य को एकत्रित करो। अब कौन से सांड का, कौन सा अच्छे नस्ल का सांड है, ठीक है, जिसका वीर्य भी शक्तिशाली है, जो निषेचित करने योग्य है, डिम्ब को निषेचन कर सकता है, उस वीर्य का अपन को एकत्रित करना है। ठीक है, एकत्रित करना है। फिर वीर्य का परीक्षण करना है। वीर्य एकत्रित किया, दूसरा चरण होता है वीर्य का परीक्षण। उस वीर्य में क्या गुणवत्ता है, क्या हम जिस गाय में उसको उपयोग करने वाले हैं वो उस गाय के लायक हैं, उसके डिम्ब उसकी जननेंद्रियों को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, ठीक है, उसके डिम्ब या कहीं गाय को बंदी ना बना दे, ठीक है, जिससे दूसरी बार वो प्रजनन योग्य ही ना रहे, ठीक है, ऐसा कुछ तो नहीं है। ये परीक्षण करना पड़ता है वीर्य कैसा है, क्या उसमें गुण है, कितना शक्तिशाली है, ठीक है, ये पूरा परीक्षण वीर्य का किया जाता है। ठीक है, फिर वीर्य का तनुकरण किया जाता है। वीर्य का तनुकरण, ये वीर्य थोड़ा अम्लीय स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है, और थोड़ा क्या बहुत ज्यादा खट्टा होता है, तो उसका तनुकरण किया जाता है। तनुकरण कैसे किया जाता है? उसमें कुछ ऐसा तरल पदार्थ मिलाया जाता है जिससे उसके क्षारीय या अम्लीय गुण क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, क्षारीय या अम्लीय गुण कम हो जाते हैं। ठीक है, चौथा है वीर्य का भंडारण। वीर्य का भंडारण, चौथा करते हैं अपन वीर्य का भंडारण। फिर अपन को पता चल गया, तनुकरण कर दिया, परीक्षण कर दिया, कहा ये भाई अच्छा वीर्य है और स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली वीर्य। दूसरी चीज फिर हमने देखी कि हाँ भैया अच्छा वीर्य है, शक्तिशाली वीर्य है, तो ठीक है भाई, इसका अब अपन परीक्षण कर लिया। परीक्षण के बाद उसका तनुकरण कर लिया, उसके जो अम्लीय क्षारीयता के गुण थे उसको कम कर दिया, पानी मिलाकर या कुछ अन्य पदार्थ मिलाकर उसको कम कर दिया। फिर अब हमें एकत्रित तो हमने कर लिया, ठीक है, एकत्रित करने के बाद ऐसा तो है नहीं कि जैसे एकत्रित किया और गाय सामने खड़ी उसमें डाल दें। गाय का मध्यकाल में, गर्मी में, पाली में आना जरूरी है। ठीक है, जब वो मध्यकाल में आएगी, जब डिम्ब ग्रंथियों से डिम्ब निकलेगा, डिम्ब का श्रवण होगा, डिम्ब छूटेगा, तभी अपन क्या कर सकते हैं, उस वीर्य को पहुंचा सकते हैं। तब जाके वो वीर्य या शुक्राणु जो होगा वो किससे क्रिया करेगा, डिम्ब से क्रिया करेगा। ठीक है, अगर ऐसे अपन डाल देंगे तो क्या होगा, काम तो कुछ आएगा नहीं। तो वीर्य अपन ने परीक्षण कर दिया, तनुकरण कर दिया। अब अपन गाय अभी तक मध्यकाल में आई नहीं है, ठीक है, मध्यकाल मध्यचक्र में आई नहीं है, तो फिर अपन क्या करते हैं, उस वीर्य को एकत्रित करके रखना पड़ता है। अब वीर्य कोई निर्जीव पदार्थ तो है नहीं, वो भी एक सजीव पदार्थ है, उसमें कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, तो वो भी मर सकता है। तो उसका भंडारण करना और सुरक्षित रूप से भंडारण करना, यानी वीर्य को एकत्रित करना, भंडारण करना, कौन सी जगह पर करना है, किस जगह रखना है, जिससे वीर्य का जो क्षमता है वो कम ना हो, गुणों का नाश ना हो। ठीक है, पांचवा है वीर्य का, मादा में वीर्य का, ठीक है, पांचवा है मादा में वीर्य सेचन। मादा में वीर्य सेचन, ठीक है, मादा में वीर्य का सेचन कैसे होता है? आखिर में क्या करते हैं, जब मादा मध्यकाल में चक्र में आ जाती है, मध्य चक्र में जब वो गर्भ धारण करने के योग्य हो जाती हैं, ठीक है, उसमें लक्षण दिखाई देते हैं गर्भ धारण के, तब क्या करते हैं, इस वीर्य को मादा के अंदर सेचन कर देते हैं, मादा के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का गर्भ धारण के चरण है। इसके बारे में अपन को चर्चा करने की जरूरत नहीं है, 4 के बारे में। 5वें के बारे में अपन मादा में वीर्य सेचन के बारे में चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट ले आप तक। देखो मादा में वीर्य सेचन किस प्रकार से होता है, ठीक है, जो अपन कल करेंगे वैसे तो, लेकिन थोड़ी चर्चा कर देते हैं। गाय व भैंस को गर्भित करने के लिए रेक्टो वेजाइनल विधि का प्रयोग करते हैं, और भेड़ों को गर्भित करने के लिए वेजाइनल स्पेकुलम विधि का प्रयोग करते हैं। 2 प्रकार की विधियों का प्रयोग अपन करते हैं, ठीक है, जिसके बारे में
रेक्टोवेजाइनल विधि क्या होती है, कैसे इसमें सेचन करते हैं, वीर्य कैसे छोड़ा जाता है। तो क्या करते हैं, वीर्य एक हाथ से तो हाथ डाला जाता है योनि से माता के गर्भाशय, और गर्भाशय जो ग्रीवा होती है उसको पकड़ा जाता है। ठीक है, हाथ डाल दिया, पकड़ लिया, दूसरे हाथ में पिचकारी ली जाती है और पिचकारी को गर्भाशय की ग्रीवा से तक ले जाया जाता है। ठीक है, और पीछे से उसका खुला होता है सिर, एक सिरा पिचकारी का तो अंदर होता है, दूसरा बाहर की तरफ होता है। उस बाहर वाले सिरे पर क्या करते हैं, वीर्य डालते हैं, जो सीधा कहाँ पहुंचता है, अंदर की तरफ पहुंचता है। ये है रेक्टोवेजाइनल विधि। ठीक है, जिसमें मादा को क्या किया जाता है, वीर्य का सेचन, वीर्य पहुंचाया जाता है। इसके बारे में लिखेंगे और अच्छे से चर्चा करेंगे आने वाली क्लास में। उम्मीद करता हूँ जो भी आज अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।